नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीता हरित। आज सामाजिक विमर्श के अपने इस कार्यक्रम के 5वें एपिसोड में मैं आपके सामने वर्तमान में चल रही घटनाओं से प्रेरित होकर एक सामाजिक संदेश देना चाहती हूं। आजकल दो नाम बहुत चर्चा में चल रहे हैं। हाल ही में भारत के पाकिस्तान पर किए मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी दे रही भारतीय सेना की काबिल अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दोनों अधिकारियों ने देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया और फिर एकदम देशवासियों को इन बेटियों पर नाज हो उठा। पूरे देश के सामने उनकी प्रभावशाली छवि ने, उनकी बहादुरी और उनके नेतृत्व ने सिद्ध कर दिया कि जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह देश की रक्षा की जब बात आएगी तो हम महिलाएं किसी से भी कम नहीं होंगी। आज सोशल मीडिया में देश की इन दो बेटियों के जीवन के छोटे से छोटे पहलू पर जानकारी खोज कर निकाली जा रही है। दोनों ने कहाँ जन्म लिया, कितनी शिक्षा ली, उनकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही, उन्हें कितने मेडल मिले, घर परिवार में कौन कौन है, कुछ एक ने तो उनकी जाति भी ढूंढने की कोशिश की। स्पष्ट है कि वे देश की नागरिक हैं, भारतीय सेना की, एयरफोर्स की उच्च कोटि के अधिकारी हैं और सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। साधारण स्त्रियों की तरह अपनी घर गृहस्थी भी निभा रही हैं। ऐसे में धर्म और जाति जानकर क्या करेंगे आप? उनकी शिक्षा, उनकी उपलब्धि, उनके जीवन का संघर्ष उन्हें श्रेष्ठ ही सिद्ध करता है। और आज देश को कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर गर्व है। जी हाँ, वे हैं भारत की बेटी। हम सब भारत की बेटियां हैं। इतिहास में ऐसी हजारों बेटियां आपको मिल जाएंगी जिन पर देश को गर्व है। आज हमें गर्व है ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के पहलगाम में आतंकी हमले और उस हमले में उजड़े 26 बेटियों के सिंदूर का बदला है। हम आतंक के खिलाफ इस मिलिट्री कार्रवाई से उन बेटियों का सिंदूर तो नहीं लौटा सकते, पर आज भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की सशस्त्र सेनाएं भारत की संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा में आतंकवाद के दानव को खत्म करने के लिए कोई भी समझौता नहीं करेंगी। हाँ, तो इतिहास में भी झांक लेते हैं जरा। जब जब जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत पड़ी और जब जब देश की, समाज की रक्षा की बात आई, देश की महिलाओं ने, बेटियों ने किस तरह जान की बाजी लगाकर अपने देश को बचाया। दक्षिण में रानी रुद्रम्मा देवी हो, गौंड रानी दुर्गावती, किट्टूर चेन्नम्मा, अहल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई, ऊदा देवी, रानी वेलु नाचियार, रानी गाइडिनलियो, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, केरल की नांगेली अम्मा, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सुचेता कृपलानी, मातंगनी हाजरा, पंडिता रमाबाई, डॉक्टर रखमाबाई, दुर्गावती देवी, भीकाजी कामा। ये सूची अभी पूरी नहीं हुई है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसी बहादुर महिलाओं के त्याग और बलिदान से, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम एक सशक्त देश बनकर उभर कर आए हैं और खुलकर अपने देश की संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं और विश्व के विकसित देशों में आज हम शामिल हैं। हम देखते हैं कि इतिहास में संघर्ष करने वाली अधिकतर महिलाएं या तो रानियां थीं, राजघरानों से संबंध रखती थीं, या फिर समाज के ऊपरी तबके में आती थीं। ज़्यादातर शिक्षित और सशक्त थीं, तभी वे अपने अलावा अपने आसपास के वातावरण के सुधार के लिए कुछ सोच सकीं। और बाकी की समाज सुधार में विश्वास रखने वाली, शिक्षा का महत्व समझने वाली, संघर्ष की शक्ति को मानने वाली महिलाएं थीं। और ये भी बड़ा सत्य है कि समाज के अधिकतर वर्गों की स्त्रियां निशक्त ही हुआ करती थीं। ये बात सही है कि हमारे देश की आधी आबादी, देश की महिलाओं ने देश के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, नीतिगत विकास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। फिर यह भी एक बड़ा सच है कि एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि हमारे इसी समाज में बच्ची के जन्म पर घर में कोई प्रसन्न नहीं होता था।
बेटियों की बजाय बेटों को जन्म देना सौभाग्य की बात मानी जाती थी और बेटियों का जन्म दुर्भाग्य, या कम से कम पहला बच्चा बेटा हो जाए, उसके बाद भले ही अगला बच्चा लड़की हो, इतना ही उदार भाव समाज के लोगों में कभी कभी देखने को मिलता था। और यदि परिवार में लड़की और उसके बाद फिर लड़की का जन्म होता तो उन बच्चियों और उनकी माँ को किस किस किस्म का शारीरिक मानसिक उत्पीड़न सहन करना पड़ता था, ये बातें अभी पूरी तरह इतिहास की बातें नहीं बनी हैं और ना ही भूल में पड़ी हैं। वो बच्चियाँ जीवन भर सामाजिक कुरीतियों, भेदभाव, प्रताड़ना, उत्पीड़न, कुपोषण और शोषण का शिकार होती रहती हैं। अभी भी समाज लड़कियों और लड़कों में ये भेदभाव करता है। हाँ, ये हो सकता है कि इस भेदभाव का परिमाण कुछ कम हो गया हो। इन बच्चियों के लिए शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र बन सकती है जो न केवल उन्हें उनके नैतिक, सामाजिक और शैक्षिक अधिकार दिलाएगी, बल्कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामने एक सशक्त महिला के रूप में खड़ा होने के लिए तैयार करेगी। अतः बच्चियों के साथ शिक्षा के संबंध को नकारा नहीं जा सकता। शिक्षा मनुष्य का वह आभूषण है जिसे ग्रहण करने से व्यक्तित्व गुणवान और संस्कारी बन जाता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य विनम्रता, उदारता और सहनशीलता जैसे महान गुणों को सीखता है। इतना तो स्पष्ट है कि महिलाओं का परिवार, समाज व राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। बेटियों पर भी देश का भविष्य निर्भर करता है। बच्चियां आगे चलकर माँ बनती हैं और माँ किसी भी परिवार की केंद्रीय इकाई होती है। यदि माँ को शिक्षा प्राप्त नहीं है और वह बचपन से ही कुपोषण व अज्ञानता की शिकार है, तो वह एक स्वस्थ शिक्षित परिवार व उन्नत समाज को जन्म देने में कैसे सक्षम हो सकती है। अतः बालिका के लिए शिक्षा नितांत आवश्यक है। यह हमारे समाज की विडंबना ही रही कि प्राचीन समय में स्त्री को कमजोर करने का प्रयास उसके बचपन से ही प्रारंभ हो जाता था। बराबरी के बाकी मापदंडों जैसे समान शिक्षा, समान संपत्ति अधिकार की बात तो छोड़िए, लड़के के मुकाबले लड़की के पौष्टिक भोजन एवं अन्य मूलभूत जरूरतों तक में भेदभाव कर दिया जाता था। प्राचीन समय में भी स्त्री को हमेशा ससुराल की सेवा, पारिवारिक अनुशासन, चौके चूल्हे की परिधि तक ही सीमित रहने की शिक्षा दी जाती थी। एक बालिका जो भविष्य में एक परिवार की महत्वपूर्ण इकाई बनती थी, उसे परिवार में सांस्कृतिक शिक्षा तो मिल जाती थी, उसे एक आदर्श नारी बनने का ज्ञान तो दिया जाता था। एक ऐसी नारी जो पारिवारिक व सामाजिक मूल्यों पर स्व का, अपने सर्वस्व का त्याग कर अपने पिता व पति के परिवार का आधार बने, पर सामाजिक व आर्थिक शिक्षा से उसे वंचित रखा जाता था। पर अब समय परिवर्तन हो चुका है। देश स्वतंत्र होने के बाद से देश में लिंग भेद को समाप्त कर महिला पुरुष सभी के लिए एक समान मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है और समय समय पर सरकारों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाते रहे हैं। हम सभी भारतवासियों को बेटों से भेदभाव को खत्म करने के साथ बेटियों को समृद्ध, शिक्षित, सुरक्षित व मजबूती से खड़े होने के लिए योगदान देने की ज़रूरत है। देश में सरकारें समय समय पर महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास करती रही हैं। देश आज़ाद होने के साथ साथ महिलाओं के राजनीतिक और कानूनी अधिकार तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान के माध्यम से सुरक्षित कर दिए गए थे, पर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को दूर करना अभी बाकी था और उससे भी ज़रूरी था महिलाओं के मानवीकरण की दृष्टि से समाज का नज़रिया बदलना, और उसके लिए ज़रूरी था महिलाओं का शिक्षित होना और व्यवस्था के शीर्ष पर पहुंचना। वर्तमान में चल रही कुछ योजनाओं से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है और समाज की मानसिकता में भी बदलाव आया है। जैसे महिला उद्यमिता निधि योजना शुरू हुई। जो महिला उद्यमी व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए यदि आवश्यक धन नहीं है, उनके लिए महिला उद्यमिता योजना उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसे ही
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना हुई। इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महिलाएं अपने पहले बच्चे के जन्म के दौरान केवल एक बार इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। जिन महिलाओं ने लड़की को जन्म दिया है या जिन महिलाओं का बच्चा मृत पैदा हुआ है या जो महिलाएं दूसरी बार गर्भवती हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी लागू हुई और बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए परिवारों की सोच बदली। इस योजना का उद्देश्य बालिका लिंग अनुपात में गिरावट को रोकना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना भारत के अलग अलग राज्यों में चलाई जा रही है। यह योजना उन महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। अगर कोई महिला ऐसी किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है तो उसे पुलिस, कानूनी व चिकित्सा जैसी सेवाएं दी जाती हैं। महिला शक्ति केंद्र योजना के अंतर्गत देश के सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी और उन तक पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं, कानूनी सहायता, वित्तीय समावेशन सेवाएं, कौशल विकास प्रशिक्षण आदि सहित वन स्टॉप सेवाएं प्रदान करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। जिन महिलाओं की बेटी है वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन को कम करना और इसकी जगह एलपीजी गैस को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना और उनकी सेहत को बेहतर बनाना है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य माता और नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोकना है। ये तो हुई वर्तमान सरकार में चल रही कुछ योजनाएं जिनका लाभ उठाकर महिलाएं सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से कुछ सशक्त हुई हैं। पर राजनीतिक दृष्टि से महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा लंबे अरसे से पुरुष प्रधान सोच का शिकार बना रहा। आखिरकार वर्ष 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम 2023 पारित हो ही गया, जिससे लोकसभा, राज्यों की विधायिकाओं और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा और अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण के भीतर भी इन जातियों की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जैसा कि इस कानून को नाम दिया गया, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया है। महिलाओं को आरक्षण उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का काम करेगा और ये बदलाव समाज पर एक स्थायी प्रभाव स्थापित करेगा। इस तरह वास्तव में महिला सशक्तिकरण के ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रयास निश्चित ही एक दूरदृष्टिपरक समाज के इतने बड़े अंग यानी महिलाओं के हित साधन करने वाली सरकार व्यवस्था का परिणाम है। फिर भी महिला उत्पीड़न सामाजिक व पारिवारिक क्षेत्र में अभी भी होता है। अभी भी देश में बलात्कार होते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर छेड़छाड़, फब्ती कसना तो आम बात है। अभी भी घरों के भीतर महिलाओं के सम्मान की कमी व घरेलू हिंसा बदस्तूर जारी है। क्या हमारा समाज हमारे पुरुष स्वाभिमानी व योग्य महिला को सार्वजनिक जीवन जीते हुए देखकर ईर्ष्या का या कुंठा का अनुभव तो नहीं करते, या कहीं उनका पुरुषत्व तो ठेस नहीं खाता? यदि ऐसा है तो ये विचार त्याग देना होगा। महिला सम्मान की रक्षा में हमें आगे चलकर समाज की सोच को बदलना होगा। सृष्टि में स्त्री और पुरुष बराबर की भूमिका में रहें, तभी देश का भला होगा। और हमारा देश तो इतिहास गवाह है
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के सिद्धांत का पालन करना चाहता रहा है। और नारी ने भी समय समय पर नेतृत्व निभाकर देश को संभालने का काम किया है। और आज देश की इन दो बेटियों कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका की बहादुरी और उपलब्धियों पर नजर डालें तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हमारे घर घर में सोफिया और व्योमिका रहती हैं। उन्हें प्यार दीजिए, वैसा ही जैसा पुरुष प्रधान समाज में बेटों को मिलता आया है। उन्हें शिक्षित कीजिए, वैसे ही जैसे आप अपने बेटों को शिक्षित करते आए हैं। उनके सपनों को बचपन से आयाम दीजिए। सृष्टि में उनकी भूमिका तभी पूरी होगी जब उन्हें अपने घर से ही प्यार और सम्मान मिलेगा। देश और समाज में तो सरकारों ने सम्मान के सब रास्ते खोल रखे हैं। ज़रूरत है तो पहले घर के भीतर की मानसिकता बदलने की। ज़रूरत है समाज के स्तर पर बेटियों का उत्साह बढ़ाने की। और उसके बाद आप देख लेना कि कैसे आपकी सोफिया और व्योमिका आपकी ताकत बनती है। आज एक बार फिर मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को और उन जैसी होनहार बेटियों को जीवन में उत्तरोत्तर विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हर घर सोफिया और व्योमिका जन्मे ताकि सारा देश उन पर गर्व कर सके। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।